हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और आज मैं बात करने वाला हूं नाबार्ड ग्रेड ए का जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है, किस तरह से क्वालिफ़ाई करें, आप कैसे करें तैयारी, इसके बारे में। दोस्तों, मैं इस पे वीडियो बना सकता था पहले भी, लेकिन मेरा एग्जामिनेशन था सितंबर में, तो मैंने वेट किया कि जब मेरा रिज़ल्ट आ जाएगा तभी मैं आपको ये बात बताऊँगा। बिकॉज़ आई एम क्वालिफ़ाइड एंड आई वाज कन्फर्म कि मैं क्वालिफ़ाई कर ले जाऊँगा। दोस्तों, किस तरह से आपको तैयारी करना है इसके बारे में हम बात करेंगे और बात करेंगे क्या रहती है वो हैक्स जो आपको ध्यान रखना है नाबार्ड ग्रेड एग्ज़ामिनेशन पार्ट 1 जो डिस्क्रिप्टिव रहता है उसके लिए। तो आज हम बात करेंगे किस तरह से रहता है, क्या क्या सेक्शंस एंड कैसे आपको करनी है तैयारी, इसके बारे में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे एसे के बारे में, क्योंकि इसमें 2 पेपर रहता है जो मेंस रहता है। पहला आपका डिस्क्रिप्टिव रहेगा जो कि सभी जितने आपके एग्ज़ाम्स रहेंगे वो सभी के लिए कॉमन रहता है। एंड जो सेकंड आपका रहेगा वो रहता है आपका मेन, जो आपकी स्ट्रीम रहेगी, लाइक आप राजभाषा के हैं, लीगल के हैं या फिर आप जनरल के हैं, उस रिगार्डिंग आपका वो पेपर रहता है। तो जो आपका रहेगा पेपर फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव, तो डिस्क्रिप्टिव में सभी के लिए कॉमन रहता है, एक ही पेपर रहेगा इंग्लिश का, और इसमें 4 सेक्शन मेनली रहते हैं। और किस तरह से करना है तैयारी, अब हम बात करते हैं पहले एसे की। तो ऐसे में इस बार जो पेपर हुआ है, पेपर फर्स्ट एंड सेकंड एज वेल, वो सारा का सारा हुआ है ऑनलाइन। और जो पहला पेपर है तो डिस्क्रिप्टिव रहेगा, उसमें आपको कीबोर्ड का यूज़ करके कंप्यूटर पे टाइप करना होता है। तो इस बार जो वर्ड लिमिट है वो पिछली बार से ज़्यादा थी। इस बार का जो इंटरफेस है वो थोड़ी उतना अच्छा नहीं था जितना होना चाहिए, काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ है। तो ऐसे में आपकी टाइपिंग स्पीड काफ़ी क्रूशियल रोल प्ले की है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर आप तैयारी कर रहे हैं नाबार्ड ग्रेड ए की, तो आप मेक इंश्योर कि आपकी जो स्पीड है वो लीस्ट कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट तो होनी चाहिए। पहले मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरी स्पीड है अबाउट 70 वर्ड्स पर मिनट एंड आई हैव पास्ड CPCT 5 टाइम्स, दैट इज़ ऑफ टाइपिंग स्पीड फॉर हिंदी एंड इंग्लिश, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। तो दोस्तों, मेरे लिए उतना ज़्यादा ये इशू था नहीं, लेकिन फिर भी मेरा लास्ट में जाके कहीं ना कहीं ये पूरा हुआ, क्योंकि आपको ना सिर्फ टाइपिंग मेंटेन करनी होती है बल्कि आपको जो वहाँ पे कंटेंट देना है वो सबसे अलग देना है। तो अब बात करते हैं दोस्तों, जब आप ऐसे लिख रहे होते हैं तो ऐसे में आपको रट के, जैसे कोई अगर आप लिखते हैं कि आप इस पे तैयारी कर लें एंड चलिए इस पे रट के लिखते हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। जो मैंने रीच अपनाया है, जैसे मेरा रिजल्ट आएगा इंटरव्यू के बाद तो मैं अपनी मार्कशीट यहाँ पे शेयर करूँगा। तो दोस्तों, आपको करना क्या है कि जो आपका ऐसे वहाँ पे लिख रहे हों तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, आप अपनी बात लिखेंगे, आप अपने तरीके से उसे डिफ़ाइन करेंगे। उसके अलावा जो आप वहाँ पे फैक्ट्स रख रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, उसके समर्थन में हर एक का जो आपका सेंटेंस रहेगा, आपका स्टेटमेंट रहेगा, उसके समर्थन में आपको कोई ना कोई डेटा रखना है। जैसे कि इस बार था अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट, तो इसमें अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं तो आपके पास जो आप बोल रहे हैं उसका डेटा होना चाहिए कि अगर आप बोल रहे हैं इतनी बेरोज़गारी है, इतनी अंडर एम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसके बारे में आप डेटा कहाँ से लिख रहे हैं। एंड जो कोई अगर मान लीजिए आप स्टेटमेंट लिखते हैं कि महिंद्रा सर ने बोला था कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयबल लोग ज़्यादा हैं, तो उन्होंने कब बोला एंड किस रेफरेंस में बोला, आपको ये सारी बातें वहाँ पे लिखनी होती हैं। तो दोस्तों, ये सबसे अच्छा तरीका रहता है कि अगर आप यूज करें ऐसे डेटा। एंड इसके अलावा जो वर्ड लिमिट थी इस बार 450 अराउंड थी, वैसे 250 अराउंड डिमांड किया जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपका वर्ड लिमिट है वो क्रॉस ज़्यादा ना करे, ना तो आपका ज़्यादा कम रहे। सेकंड चीज़ ये है जो मैंने यूज़ किया है कि आप अपना एक ब्लॉगर बना सकते हैं, आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग इसलिए बेटर है क्योंकि आप रियल टाइम पे, रियल इशूज़ पे, मैं तो यूज़ किया करता था जो रियल के मुद्दे हैं, रियल के जो न्यूज़ है, स्पेशली जो किसी इकोनॉमी से रिलेटेड है या फिर फाइनेंस रिलेटेड है, बैंकिंग रिलेटेड है, उस पर अगर आप लिखते हैं तो आपको डेटा प्रिपेयर होता जाता है एंड वो ज़्यादा चांस रहेगा कि आप लाइक मॉक टेस्ट दे रहे हों तो आप एग्ज़ाम में कोई भी गलती नहीं करेंगे। वैसे इस बार देखने को ज़्यादा ये मिला है, जैसे कि मैं यूट्यूब कमेंट्स के थ्रू गया, टेलीग्राम पे गया, व्हाट्सएप ग्रुप्स पे गया, तो कई सारे कैंडिडेट्स मुझे ऐसे मिले जो दावा कर रहे थे कि उनके मार्क्स 170, 150 इससे प्लस आने वाले हैं 200 में। एंड उन्होंने एक्सलेंट किया है वर्क पेपर फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव में एज वेल एज MCQ वाले में। तो ऐसे में क्या है दोस्तों कि उनको ये आइडिया नहीं रहता कि उन्होंने क्या तैयारी की है, उन्होंने वहाँ पे कैसा प्रदर्शन किया है। सबसे पहली बात ये कि अगर आप जो तैयारी कर रहे हो तो अगर आप
कभी रियल टाइम पे अगर आप उसका फ्रेम बना के तैयारी करें तो आप देखेंगे कि जो आपकी परफॉर्मेंस है वो कहीं ना कहीं आप डेटा भूलेंगे एंड जो सेंटेंस का एक शुद्धता है आप वो भी भूल जाते हैं। इसीलिए प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट एंड आपको प्रैक्टिस करते रहना है। और जो इस बार का इंटरफेस था उसमें आपको कोई स्पेस देना नहीं, मतलब कोई इंटर वर्क नहीं कर रहा था। अगर आप वर्क करें, डबल इंटर करें, तो ऐसे हम आपको करना क्या था कि जो आपका ऐसे है, सबसे पहले आप डेफिनेशन ज़रूर देते, आपको डिफ़ाइन करना था उसके बारे में। देन वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप उन टर्म्स को डिफ़ाइन करिए एंड जो आपके पॉजिटिव नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में बात करिए, देन आप उसका कंक्लूड कर सकते थे। तो मैंने ये सारा का सारा किया है एंड मैं तो ब्लॉग पे मेरा ediploma.mcu.blogspot.com एक ब्लॉगर है, तो मैंने इस पर काफ़ी सारे ब्लॉग्स लिखे हैं और बहुत सारे मैंने डिलीट भी कर दिए क्योंकि वो काफ़ी मैं कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पे भी लिख रहा था। ऐसे में क्या होता है कि आपका जो लिखने का तरीका रहता है, जो आपके पास डेटा रहता है, उसको आप बेहतर एनालिसिस कर पाते हैं। तो जिस दिन मेरा एग्जामिनेशन हुआ था तो मैं कंफर्म कर गया था कि जो बकाया कैंडिडेट्स हैं उसमें से मेरा अच्छा मार्क्स आने वाला है। जैसे रिजल्ट आएगा मैं आपको दिखाऊंगा पेपर फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव में, क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट एंड एज वेल एज मेरा जो करंट का नॉलेज है एंड जो मेरा लिखने का तरीका है वो मेरा डेली प्रैक्टिस पे रहा बिकॉज ऑफ माई ब्लॉगर। एंड दोस्तों अब सेकंड बात करते हैं प्रेसी की। तो प्रेसी अर्थात अगर आप सारांश बोलें तो आपको उसमें अपने से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखना है जो कि उस फैक्ट को जस्टिफाई ना कर रहा हो। इसीलिए जितना आपके सामने वर्ड्स था आपको 1/3 लगभग कर देना था, मैंने भी यही किया एंड जो सार है मैंने वही लिखा। और जो एक बेसिक रूल्स रहता है मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई है, मैंने उस पर ध्यान दिया। थर्ड रहता है लेटर राइटिंग का। दोस्तों ऑलरेडी आई एम इन जॉब एंड आई डू राइट लेटर्स, तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी कि मैं लेटर किस तरह से लिखूं एंड कैसा प्रोफेशनल लेटर लिखा जाता है। तो जो बेसिक से एक तरीके रहते हैं, रूल्स रहते हैं, आपको उन्हें फॉलो करना होता है और मैंने भी फॉलो किया एंड आई एम श्योर कि मुझे उसमें भी अच्छे मार्क्स गेन हुए होंगे। और भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप प्रेसी और लेटर लिख रहे हैं, खासकर अगर आप लेटर लिख रहे हैं तो लेटर के विभिन्न जो तरीके रहते हैं, जैसे आप पृष्ठांकन देते हैं और उसके अलावा अगर आप संलग्न कुछ लगाते हैं, इनक्लोज करते हैं, तो विभिन्न तरह के अगर आपके पास लेटर का फॉर्मेट रहता है तो आपके लिए बेनिफिशियल रहता है और आप लेटर की जो लेंथ है, वर्ड्स है, बिना किसी इधर उधर की बातें किए आप अच्छे से पूरा कर सकते हैं। मैंने भी यही किया था। अब लास्ट की अगर बात करें जो समरी लिखने के लिए रहता है या फिर आप बोल सकते हैं कि जो एक कंप्रहेंशन रहता है, आपको आंसर लिखना होता है एज वेल एज आपको कुछ ग्रामेटिकल वहाँ पे स्पेलिंग्स भी लिखनी होती हैं, वर्ड्स भी लिखने होते हैं। तो इसके लिए आपको रीडिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप न्यूज़ रीड करते हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, और मैं तो प्रीफर करूँगा कि अगर आप रीड करें कोई आर्टिकल में तो द हिंदू या फिर टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे किसी न्यूज़पेपर को कंप्लीट नहीं पढ़ता था, बल्कि इनका जो न्यूज़ कट है मैं उनको आई यूज़ टू रीड दैट। तो इस तरह से दोस्तों मेरा नाबार्ड ग्रेड ए का जो पेपर फर्स्ट डिस्क्रिप्टिव है वो काफ़ी अच्छा गया और जैसे ही रिज़ल्ट आता है, अभी तो मैं इंटरव्यू की तैयारी कर रहा हूँ, तो अभी मैं जैसे ही रिज़ल्ट आएगा मैं आपके सामने उसे डिस्क्लोज़ करूँगा। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप भी कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। एंड दोस्तों अब मेरा लैपटॉप ख़राब है इसलिए मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, तो आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स लॉट गाइज़।